Good morning. Welcome to OJS with IAS Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. As I always say, try and answer minimum of 7 questions out of 10 so that you are confident enough. Alright, let's turn to our question number 1, which is in reference to National Council for Transgender Person. And the correct option here is option B, which is the council will coordinate activities and redress the grievances of transgenders. ऑल राइट ओके सो अभी हमने क्या समझा है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन है वो अभी रिसेंटली सेटअप हुआ है इसका अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में. यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल. और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है टू मेन स्ट्रीम द ट्रांस कम्युनिटी कंसर्न. किसका कंसर्न? ट्रांस कम्युनिटी का कंसर्न. अवेयरनेस बढ़ाना और इंटीग्रेट करना किसमें? विद इन फैमिलीज एंड द लार्जर सोसाइटी. ठीक है. और क्या है इसका फंक्शन? इट्स फंक्शन इंक्लूड्स टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स. All right, it will review and coordinate activities, government and NGOs and redress the grievances of transgender. इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो मेन काम है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का वो ये है कि उनके राइट्स को बचाना, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है ग्रीवियांसेस हैं उनको एड्रेस करना और गवर्नमेंट और NGOs से उनकी बात करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, it is in reference to personal insolvency and the correct option here is option A, which is the guarantor provides a list of his assets with value equivalent to total loan being given. क्या समझ आया इससे कि पर्सनल इंसॉल्वेंसी जो है उसमें क्या होता है, जो एक गारंटर होता है वो अपने सारे एसेट्स की एक लिस्ट बनाता है. किस हिसाब से? जितना उसने लोन लिया है उस हिसाब से. ठीक है. ऑल राइट. तो जब बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है उसकी पर्सनल गारंटी के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? पर्सनल गारंटी के अगेंस्ट. तो जो गारंटर होता है उसको अपनी एसेट्स की लिस्ट देनी होती है उसी अमाउंट में जितना का उसने लोन लिया है. अगर फेलियर होता है, वो एसेट्स को पे नहीं कर पाता है पैसे को, तो जो उसका एसेट्स हैं उसकी जो गारंटीज होंगी वो इन्वोक्ड हो जाएंगी. ठीक है. अगर पर्सनल गारंटी इन्वोक्ड हो जाती हैं इसका मतलब है कि बैंक्स कैन क्लेम राइट्स ओनली ओवर द पर्सनल एसेट्स. बैंक कैन नॉट क्लेम राइट ओवर द एसेट्स ऑफ गारंटर्स वाइफ और चिल्ड्रन. समझ गए? मतलब जिस बंदे ने लोन लिया है सिर्फ उसी का एसेट्स आप क्लेम कर सकते हैं, उसकी वाइफ या चिल्ड्रन का नहीं. हम क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि NCLT विच इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसने इनिशिएट किया है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनिल अंबानी एज ही हैड गिवन पर्सनल गारंटी अगेंस्ट द ₹1200 crore लोन्स फ्रॉम SBI फॉर डिफॉल्टिंग 2 companies. All right. Question number 3 is in reference to Science and Technology Indicators 2018 and the correct option here is option A, which is STI is prepared by National Science and Technology Management Information System. Okay, so अभी ये रिसेंटली हमें पता चला है कि जो STI है वो इनसाइट्स प्रोवाइड करती है स्टेट को, जो भी साइंटिफिक रिसर्च इंडिया में होती हैं. ये भी रिसेंटली रिलीज भी हुई है 2018 में. STI क्या प्रिपेयर करती है? इट प्रिपेयर्स नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अ डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी. STI के हिसाब से इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर रिसर्च है कंपनीज, दे एम्प्लॉय अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन कोर रिसर्च. किसको एम्प्लॉय करते हैं? वो वुमेन को करते हैं इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देन गवर्नमेंट फंडेड मेजर साइंटिफिक एजेंसीज. समझ गए आप कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो ज़्यादा वुमेन को करती है रादर देन जो गवर्नमेंट फंडेड मेजर साइंटिफिक एजेंसीज हैं. Out of 20,351 women employed in private research and development companies, about 3 in 4 were involved in R&D activities. 4 में से हर तीसरी महिला आपकी R&D एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी. 23,008 औरतों में से जो मेजर गवर्नमेंट साइंटिफिक एजेंसीज में थी, फ्यूअर देन हाफ वर इन दी R&D एक्टिविटीज़. आप डिफरेंस समझ रहे हैं? प्राइवेट में ज़्यादा किसको तवज्जो दी जा रही है यहाँ पे? वुमेन को R&D में. और गवर्नमेंट में किसको दी जा रही है? जितनी ऊपर है उससे भी हाफ से भी कम यहाँ पे वुमेन को R&D में डाला जाता है. ऑल राइट, लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4. बोंडा ट्राइब इज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन C, ओडिशा. समझते हैं इसके बारे में.
बॉन्डास जो होते हैं वो पर्टिकुलरली एक वर्नेबल ट्राइब ग्रुप है जिसको हम पीवीटीजी भी बोलते हैं ओडिशा में। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये रिसाइड करती है मलांकीरी डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा में, हिल्स पे रहती है। ओडिशा इज़ होम टू ऑलमोस्ट 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़, समझ रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ओडिशा में। लार्जेस्ट डाइवर्स ग्रुप है ये ट्राइबल पॉपुलेशन का इंडिया में, ओडिशा में ही सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सम ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ बॉन्डा ट्राइब हैव बीन फाउंड इन्फेक्टेड विथ COVID-19. That is why we are talking about Bonda tribe. All right, let's turn to our next question, which is question number 5. Barak River originates in which of the following states of India? And the correct option here is option B, which is it originates from Manipur. All right. So बराक रिवर के बारे में हम क्यों बात करें कि एक वन ऑफ द मेजर रिवर्स है साउथ असम में, जो कि इंडिया में है ऑब्वियसली। 900 किलोमीटर लंबी ये रिवर है जो मणिपुर हिल से राइज होती है और एक बहते हुए जाती है नागालैंड, मिजोरम, असम और निकलती किधर है ये? बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश होते हुए। ठीक है। द नेविगेबल पोर्शन ऑफ बराक रिवर इन इंडिया इज 121 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन लाखीपुर एंड भंगा। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे 6 इन 2016। क्या? नेशनल वाटरवे 6। On entering Bangladesh, it forks into Surma and Kushiara rivers. All right, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बराक रिवर ये फ्लो करते हुए, ये पूरी बराक रिवर है। All right, okay. Now let's turn to our next question, which is question number 6. It is in reference to T cells were recently in news. Which of the following option is correct? And the correct option here is D. विच मीन्स टी सेल्स क्या होते हैं? ये एक ल्यूकोसाइड का टाइप है और एक एसेंशियल पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का। ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ये बोन मैरो से ओरिजिनेट करता है और जाके मैच्योर करता है थाइमस में। थाइमस में क्या होता है? टी सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं हेल्पर, रेगुलेटरी और साइटोक्सिक टी सेल्स में, या फिर वो मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं। ठीक है। अब क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स इसमें जो दिए हुए हैं वो सही है, एक बार स्टिमुलेट हो जाते हैं अगर एप्रोप्रिएट एंटीजन, तो जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो सीक्रेट केमिकल मैसेंजर जिसको साइटोकिन्स बोलते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं द डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी सेल्स इनटू प्लाज्मा सेल्स, differentiation of B cells into plasma cells, antibody producing cells. Regulatory T cells क्या एक्ट करते हैं? टू कंट्रोल इम्यून रिएक्शन। साइटोक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं? दे आर एक्टिवेटेड बाय वेरियस साइटोक्सिन्स, बाइंड टू एंड किल इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसर सेल्स। क्योंकि जो बॉडी है उसमें मिलियंस ऑफ टी एंड बी सेल्स हैं, मेनी ऑफ विच कैरी यूनिक रिसेप्टर्स, इट कैन रिस्पॉन्ड टू वर्चुअली एनी एंटीजन। रिसर्चर्स एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एक टेक्निक बोल सकते हैं आप, जिसको हम साइट ऑफ बोलते हैं, विच कैरेक्टराइज टी सेल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन्स दे कंटेन। They said they found discovered intriguing patterns in the SARS-CoV-2 specific T cells that may explain how these patients recovered from COVID-19. आप समझ रहे हैं हम इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? Because it is related to COVID-19. All right. Now let's turn to our next question, which is question number 7. Reserve Bank of Kailasa. अभी ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। हमें देखना है कि इसका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि आप ध्यान दें कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एंड वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन हियर, एंड द इनकरेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, विच इज कि नित्यानंदा हैज़ लॉन्च द आरबीआई ऑफ कैलाशा. He represented its official currency called Kailashian dollars, and Kailasa is a real nation with physical territory. समझते हैं इसके बारे में. डी क्यों था? क्योंकि सारे स्टेटमेंट हमारे सही थे. नित्यानंदा जी इन्होंने लॉन्च किया है एक सेंट्रल बैंक एंड करेंसीज, जिसको अनाउंस किया है कि ये बहुत जल्दी फंक्शनल होने वाले हैं इनका कंट्रीज दैट हैव साइन डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़ विद कैलासा. जो गवर्नर और डायरेक्टर चूज़ होंगे वो उन्हीं कैलासा सन्यासीज में ही से चूज़ होंगे. जो ये टीम होगी मुनासिक मेंबर्स की कैलासा में, poured over 100 books and 360 articles and research papers on Hindu economic policy while developing the economic policy and currency. So basically यहाँ पे एक हिंदू स्टेट बनाने की ये बात कर रहे हैं, बना लिया है ऑलमोस्ट. ऑल राइट, किसने बना लिया है? नित्यानंदा ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली. हमारा सेंट्रल बैंक भी इसका, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप 3 ई-सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, बाकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी. चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, विच इज GST Council is the key decision making body that takes all important decision regarding GST. तो GST के जो सारे डिसीजन होते हैं वो कौन करता है? GST Council.
ठीक है। ये काउंसिल को हेड कौन करता है? यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। दिस इज हेडेड बाय यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। ऑल राइट। जीएसटी काउंसिल क्या करता है? ये डिक्टेट करता है कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए, टैक्स एग्जेम्पशन कितना होना चाहिए, ड्यू डेट क्या है फॉर्म्स के, टैक्स लॉ क्या होने चाहिए, डेडलाइंस, जितने भी स्पेशल रेट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, और प्रोविजंस हर स्टेट का क्या होगा। Predominant responsibility of the GST Council क्या है? Is to ensure to have one uniform tax rate for goods and services across the nation. GST is governed by GST Council as said. Article 279 says amended Indian Constitution states that the GST Council has to be constituted by the President within 16 days of the commencement of the Article 279A. जीएसटी काउंसिल क्या करती है, जीएसटी काउंसिल है क्या, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। जीएसटी काउंसिल इज़ अ टीम विच ऑब्वियसली वर्क्स फॉर जीएसटी, सारे डिसीजन जीएसटी के लिए वही करती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल है ये। इनका जो मेजर काम ये है कि वन यूनिफॉर्म टैक्स रेट को मेंटेन करना, जिस वजह से जीएसटी आया था। ऑल राइट। Our next question is which of the following Ramsar site is located in UP, and the correct option here is option C. Saman Bird Sanctuary is located in Uttar Pradesh. All right. समन बर्ड सेंचुरी क्या है? मणिपुरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में एक सीजनल ऑक्सबो लेक है जो कि गंगेस फ्लड प्लेन में पड़ता है। ये एस्टैब्लिश हुई थी ईयर 1990 में एंड इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ प्रोटेक्टेड रामसर साइट सिंस 2019। समन सेंचुरी को हम हेवन भी कहते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि कॉमन टील, नदर पिन टेल, ग्रेट वाइट पेलिसियन एंड स्पीसीज ऑफ स्टोक्स। ऑल राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। ये रहा। All right. Okay. Now let's turn to our next question, which is the last question. It is in reference to Serengeti National Park, and it is located in option B, Tanzania. जो सेरेंगेटी हमारा नेशनल पार्क है, विच इज़ लोकेटेड इन नदर्न तंजानिया, ये ज़्यादातर हम लोग किस चीज़ के लिए इसको जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे मैसिव एनुअल माइग्रेशन होता है ऑफ वाइल्ड बीस्ट एंड जेब्रा। किस चीज़ का? वाइल्ड बीस्ट एंड जेब्रा। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया हो, क्लियर हो। कोई भी डाउट हो आप हमेशा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। If you want to contact us, these are our following contact information. You can follow us on Instagram. Don't forget to push the subscribe button. Thank you. Stay safe.